हमने पिछले वीडियो में पर्यावरण अध्ययन यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज़, जिसका कोर्स कोड BEVAE 181 है, उसके 1 से 25 तक प्रश्नोत्तर देखे थे और उनको हर एक तरह से मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। इस वीडियो में हम उसके आगे के प्रश्न यानी 26 से 50 प्रश्नों को देखेंगे और आपको जहाँ पर भी थोड़ा कम समझ में आए वहाँ पर आप पॉज करके नोट्स को अच्छे से पढ़ सकते हो और फिर पॉज को हटा करके जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, जिससे कि आपको समझ में आए। तो यहाँ पर ये सारे जो इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश हैं इनको पढ़ सकते हो। अब मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 26 से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। स्लज गैस लार्जली कंसिस्ट ऑफ। स्लज गैस में ज़्यादातर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर मीथेन। हिंदी में अगर इसको बोले तो अपंग गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो इनमें से सबसे ज़्यादा क्या होता है? मीथेन होता है। इसमें मीथेन डोमिनेंट होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा मीथेन ही होता है। स्लज गैस किससे बनी हुई होती है? एनारोबिक डाइजेशन से प्रोड्यूस होती है। एनारोबिक डाइजेशन यानी कि बिना ऑक्सीजन के होने वाले ब्रेकडाउन प्रोसेस, इसको एनारोबिक डाइजेशन बोलते हैं। डोमिनेंट का मतलब होता है मुख्य या फिर प्रधान। तो यहाँ पर मैंने कुछ हिंदी और इंग्लिश वर्ड को एक दूसरे में ट्रांसलेटेड लिखा है, तो जिसको जो अच्छे से समझ में आए वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज़ यूजफुल फॉर डक्स, एलिफेंट्स, स्नेक्स, लिजार्ड्स। यानी कि कृत्रिम गर्भधारण प्रयोग किया जाता है बतख के लिए, हाथी के लिए, सांप के लिए या फिर छिपकली के लिए। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है एलिफेंट्स के लिए। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन लार्ज मैमल्स जैसे एलिफेंट्स के ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में सक्सेसफुल रही है। जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं यानी कि कृत्रिम गर्भधारण बड़े स्तनधारी जैसे हाथियों के प्रजनन कार्यक्रम में सफल हो रहे हैं। जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं, हाथी किस प्रजाति में आता है? लुप्त प्राय, यानी कि ये लुप्त होते हुए प्राणी हैं, इसीलिए इनको बचाने के लिए ये कृत्रिम गर्भधारण विधि का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर आप इसका इंग्लिश और हिंदी में मतलब समझ सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 है। फॉस्टरिंग एज अ कंजर्वेशन टेक्निक इज फाउंड सक्सेसफुल इन whooping क्रेन, ब्लैक फुटेड फेरेट, एंगस काउ, सीड प्लांट्स। अगर इसको हिंदी में बोले तो एक संरक्षण तकनीक के रूप में बढ़ावा देना किसमें सफल पाया गया है? तो पहला ऑप्शन इसमें है whooping क्रेन, दूसरा ऑप्शन काले पैर वाले पेरेट्स और तीसरा एंगस गाय और चौथा है पुष्पोद भी। यहाँ पर ऑप्शन 1 सही है। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। फुस्टिंग माने पालन पोषण और सैरोगेट पेरेंट्स माने अस्थाई माता पिता और इंडियन कर्ड स्पीसीज का मतलब लुप्त हो सकने वाले जीव। जैसे whooping क्रेन, whooping क्रेन इसमें ऑप्शन में जो है वो सही है। ये चिक्स यानी कि चूजे जो कि नन्हे बच्चे होते हैं इनके whooping क्रेन के, वो सक्सेसफुली रेज करने यानी कि उनका पालन पोषण करने में हेल्प करती है बाय यूजिंग सैरोगेट पेरेंट्स, यानी कि अन्य पेरेंट यानी अस्थाई माता पिता से इनके बच्चों का पालन पोषण होता है whooping क्रेन के, जिससे कि ये whooping क्रेन के बच्चों को संरक्षण प्रदान होता है। तो ये टेक्निक किसके लिए है? एक संरक्षण तकनीक के रूप में बढ़ावा देना किसमें सफल पाया गया है? whooping क्रेन के बच्चों में, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29। सबसे पहले यहाँ पर मैनग्रोव लिखा है, इसको सबसे पहले देख लेते हैं कि ये क्या होता है। मैनग्रोव एक प्रकार के पेड़ और झाड़ी होते हैं जो खारे पानी में उगते हैं, जैसे कि समुद्र के तटों, नदियों के डेल्टाओं और तटीय क्षेत्रों में। ये पौधे अत्यधिक सहनशील होते हैं और नमकीन पानी, तेज लहरों और कीचड़ भरी मिट्टी में भी जीवित रह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैनग्रोव के बारे में ये पता चल गया, ये एक प्रकार के पेड़ और झाड़ी होते हैं जो कि बहुत सहनशील होते हैं। और यहाँ पर दूसरा है कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया मतलब तटीय क्षेत्र, यानी कि जैसे समुद्र का तट या फिर नदियों के तट या फिर डेल्टा, ऐसे एरिया जहाँ पर पानी और तल एक दूसरे से मिलते हैं और उस जगह पे पानी में मिट्टी बहुत कट कट के जाया करती है। तो यहाँ पर इरोजन का मतलब होता है अपरदन, यानी कि मिट्टी का कटाव। तो अब हम इसको पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं। मैनग्रोव इन द कोस्टल एरिया वर्क अगेंस्ट इरोजन बाय एक्टिंग एज। हिंदी में तटीय क्षेत्र में मैनग्रोव निम्न के रूप में कार्य करके अपरदन के विरुद्ध कार्य करता है। तो हमें ये बताना है कि मैनग्रोव किस प्रकार का कार्य करता है। क्या ये नेचुरल फिल्टर्स यानी प्राकृतिक फिल्टर होते हैं? तो ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि ये फिल्टर्स नहीं होते हैं। रेगुलेटर ऑफ वाटर, पानी का नियामक, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है, ये पानी को नियमित नहीं करते हैं। फोर्थ ऑप्शन प्राकृतिक रिचार्जिंग अधिग्रहण करता, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। अभी यहाँ पर प्राकृतिक प्राचीर का मतलब क्या होता है, यानी कि नेचुरल बुलवार्क का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है प्रोटेक्टिव बैरियर्स,
ये मिट्टी को अपनी जड़ों से पकड़े रहते हैं और मिट्टी की सुरक्षा करते हैं जिससे कि वो पानी में ना जा पाए। तो इससे आपको ये पता चल गया होगा कि ये फिल्टर का कार्य भी नहीं कर सकते, ना ही पानी को नियमित करते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, मिट्टी को पकड़े रहते हैं, यानी अपनी जड़ों से मिट्टी को पकड़े रहते हैं जिससे मिट्टी जो है वो कटती नहीं है और पानी में नहीं जा पाती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 है, इन MAB प्रोग्राम रन बाई यूनेस्को, MAB स्टैंड फॉर। हिंदी में यूनेस्को द्वारा संचालित MAB प्रोग्राम में MAB का अर्थ है मनुष्य और जीवमंडल, मनुष्य और बायोम, मानव जाति और जैव विविधता, मानव जाति और बायोम। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है, मैन एंड बायोस्फीयर, मनुष्य और जीवमंडल। तो अभी सबसे पहले हम जान लेते हैं यूनेस्को क्या है और उसके बाद में और इसका अच्छे से देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। यूनेस्को का अर्थ होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये संयुक्त राष्ट्र का एक विशेषीकृत संगठन है जो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का काम करता है। अब यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख लेते हैं जो अभी क्वेश्चन था। द MAB यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर, हिंदी में मनुष्य और जीवमंडल कार्यक्रम यूनेस्को की एक पहल है जिसका उद्देश्य सतत विकास यानी कि कंटिन्यूअस विकास और जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा देना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज एसोसिएटेड विद भोपाल गैस ट्रेजेडी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है मिथाइल आइसोसाइनाइड। द भोपाल गैस ट्रेजेडी इन्वॉल्व द रिलीज ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट यानी कि MIC, अ हाईली टॉक्सिक गैस, यानी कि बहुत ही जहरीली गैस होती है, लीडिंग टू वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स इन द हिस्ट्री, यानी कि सबसे खराब औद्योगिक आपदाओं में से एक थी। और यहाँ पर इसको अच्छे से हिंदी में भी पढ़ सकते हो, भोपाल गैस त्रासदी में अत्यधिक जहरीली गैस यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC भी इसको बोलते हैं का उत्सर्जन शामिल था जो इतिहास की सबसे खराब औद्योगिक आपदाओं में से एक थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड बाय बैक्टीरिया टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर, यानी हिंदी में निम्नलिखित में से कार्बनिक पदार्थ को विघटित करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन का माप कौन सा है। इसमें हमें बैक्टीरिया द्वारा उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन का माप बताना है। ये यहाँ पर BOD इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर जो BOD शॉर्ट में लिखा है इसका फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो कि क्या करता है, ये मेजर करता है द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि सूक्ष्म जीवों द्वारा जितना भी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है इसको ब्रेक डाउन करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर को वाटर में, इंडिकेटिंग वाटर क्वालिटी, जिससे कि वाटर की क्वालिटी पता चल सके। यहाँ पर आप इसको हिंदी में पढ़ सकते हो, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड पानी में कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन को मापता है जो पानी की गुणवत्ता का संकेत देता है। ये यहाँ पर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है एक मापन की प्रणाली है, जैसे कि किलोग्राम होता है वजन को नापने के लिए, वैसे ही यहाँ पर सूक्ष्म जीवों द्वारा ऑक्सीजन को मापने के लिए क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि BOD। और यहाँ पर आप इसको और अच्छे से पढ़ सकते हो क्योंकि मैंने इसको और अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन करके लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, DDT, पेपर, प्लास्टिक, मर्क्यूरी। इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हो लेकिन हिंदी में भी आपको ये समझ में नहीं आएगा जब तक मैं नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा क्या है जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा नष्ट हो जाता है। DDT, प्लास्टिक, पारा, क्या ये सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं? नहीं, सिर्फ कागज़ जो है वो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित या फिर नष्ट या फिर ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से लिख दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 34, प्रेस्क्राइब लिमिट ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन इंडिया इज़, यानी कि भारत में ध्वनि प्रदूषण की सीमा निर्धारित है, कितनी निर्धारित है, 50 डेसिबल। यहाँ पर इसके बारे में और अच्छे से पढ़ सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट का भौतिक उपचार है, प्रानुकूलन, पाचन, कंपोस्टिंग, लैगूनन। तो यहाँ पर कंडीशनिंग यानी कि प्रानुकूलन जो है इसका भौतिक उपचार है। तो यहाँ पर कंडीशनिंग इन्वॉल्व फिजिकल प्रोसेस लाइक श्रेडिंग, सॉर्टिंग एंड डीवाटरिंग टू प्रिपेयर वेस्ट फॉर फर्दर ट्रीटमेंट और डिस्पोजल। कंडीशनिंग क्या है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कचरे को आगे के उपचार यानी कि उसको ख़त्म करना है या फिर किसी भी तरह से उसका यूज़ करना है
या निपटान तैयार करने के लिए कतरन, छटाई और डी वाटरिंग यानी उसमें से पानी खत्म करना जैसी भौतिक प्रक्रियाएं शामिल हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ वेस्ट मिनिमाइजेशन। निम्नलिखित में से अपशिष्ट न्यूनीकरण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। यानी कि जो कचरा होता है उसको मिनिमाइज यानी कि कम करने का या फिर ख़त्म करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। क्या हम उसे भूमिगत निपटान यानी कि ज़मीन के अंदर दबा दें तो क्या ये सबसे बेस्ट तरीका है? नहीं। यानी कि उसको समुद्र में डाल दें तो ये क्या सबसे बेस्ट तरीका है? बिल्कुल नहीं। और यहाँ पर चौथा ऑप्शन है लैंडफिल डिस्पोजल, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है। कौन सा सही है? इंसिनरेशन। थर्ड नंबर का ऑप्शन जो कि इंसिनरेशन यहाँ पर सही है, यानी कि उसको भस्म कर देना यानी उसको जला देना सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी अपशिष्ट यानी कचरे को कम करने का, मिनिमाइज करने का। यहाँ पर और अच्छे से इसको पढ़ सकते हो। यहाँ पर डैश 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 इज द phenomenon of increasing in the concentration of pollutant from one link in a food chain to another. Biodegradation, biomagnification, bioconcentration, bioaccumulation यानी कि डैश 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 खाद्य श्रृंखला में एक कड़ी से दूसरी कड़ी में प्रदूषक की सांद्रता में वृद्धि का प्रक्रम है। जैव आवर्धन जो है खाद्य श्रृंखला में एक कड़ी से दूसरी कड़ी में प्रदूषक की सांद्रता में वृद्धि का प्रक्रम है। अब इसका क्या अर्थ हुआ? इसका मैंने यहाँ पर नीचे अर्थ लिखा हुआ है। बायोमैग्निफिकेशन रिफर्स टू द प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स लाइक पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक और हैवी मेटल्स एज दे मूव अप द फूड चेन। यानी कि मान लो अगर कोई भी जो कीट है वो कुछ जहरीला पदार्थ खाता है और उस कीट को कोई और जीव खा लेता है, यानी कि अब क्या हुआ, जो वो बड़ा जीव था उसमें भी जहर के कुछ कण आ गए और ऐसे ही अगर उसको कोई खा ले तो उसमें भी ऐसे आएगा। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? जैव आवर्धन। यानी कि जैव आवर्धन खाद्य श्रृंखला फूड चेन में एक कड़ी से दूसरी कड़ी में प्रदूषक की सांद्रता में वृद्धि का प्रक्रम है, यानी कि बायोमैग्निफिकेशन। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38, द पीएच वैल्यू ऑफ रेनफॉल ऑफ 4 प्लेसेस यानी कि 4 जगह हैं जैसे कि ए बी सी डी यानी लखनऊ, मुंबई, आगरा, दिल्ली, ये मान लो 4 जगह हैं। आर गिवन बिलो। आइडेंटिफाई द प्लेस विच हैड द एसिड डिपोजिशन। हमें ये ज्ञात करना है कि किस प्लेस पर अम्लीय वर्षा ज़्यादा हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए वाली जगह पे 5.5 पीएच है, बी वाले में 6.2, सी वाले में 6.5 और डी वाले में 6.9। ये यहाँ पर पीएच मान दिए गए हैं। तो हमें इसमें ये बताना है कि किस जगह पर अम्ल का डिपोजिशन हुआ है। तो हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले पीएच का मतलब समझ लेते हैं। पीएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की क्षमता। यह एक ऐसा पैमाना है जिससे कि ग्राम एक पैमाना होता है जिससे हम क्या नापते हैं? भार को नापते हैं। और वैसे ही मीटर किसको नापने के लिए यूज़ होता है? दूरी को। और वैसे ही पीएच किसको नापने के लिए यूज़ होता है? यह एक ऐसा पैमाना है जो किसी पदार्थ जैसे पानी, घोल आदि की अम्लीयता या क्षारीयता को मापता है। अम्लीयता यानी एसिडिटी और क्षारीयता यानी कि एल्कलिनिटी को मापता है। पीएच का स्केल 0 से 14 तक होती है। 0 से 7 तक जो होता है, अगर पीएच 7 से कम है तो पदार्थ अम्लीय एसिडिक होता है। उदाहरण नींबू का रस का पीएच क्या होता है? 2 के लगभग बराबर होता है। सिरका का पीएच लगभग 3 के बराबर होता है जो कि अम्लीय है। 0 से 7 तक क्या होते हैं? अम्लीय पदार्थ होते हैं। 7 से 14 तक क्या होते हैं? क्षारीय पदार्थ यानी कि बेसिक यानी कि अल्कलाइन होते हैं। अगर 7 से अधिक है तो क्या पदार्थ होगा? वो क्षारीय पदार्थ होगा। और अगर कोई वैल्यू 7 है तो 7 पीएच का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल, यानी कि ना ही वो क्षारीय है ना ही वो अम्लीय है। तो ऐसे में कौन सा उदाहरण आता है? जो शुद्ध पानी होता है उसका पीएच मान क्या होता है? 7 होता है, क्योंकि ना ही वो अम्लीय होता है ना ही वो क्षारीय होता है। यहाँ पर क्षारीय पदार्थों के कुछ एग्जाम्पल जैसे कि साबुन का जो पीएच होता है वो 9 होता है और बेकिंग सोडा का पीएच जो होता है वो 8.5 होता है। अगर आपके एग्जाम में पीएच से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो अब आप पीएच के क्वेश्चन कर सकते हो। तो अभी हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 पे वापस आते हैं। तो हमें उस जगह की पहचान करना है जहाँ पर अम्लीय बारिश ज़्यादा हुई है। यहाँ पर 5.5 ये जो कि अम्ल की ओर ज़्यादा अग्रसित दिख रहा है। 0 के बाद में यही सबसे कम है 5.5, यानी कि यही अम्लीय है। तो यहाँ पर इसका और अच्छे से एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर। यानी कि किस दिन को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है 16 सितंबर।
क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट CFCs, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन CFCs के लिए सत्य नहीं है। CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ये ऊपरी वायुमंडल में यूवी विकिरण से अप्रभावित हैं, जो कि गलत है। ये यूवी विकिरण से प्रभावित होते हैं, जैसे कि यह ओजोन अवक्षय के लिए उत्तरदायी है। ये वाला सही है, लेकिन इसमें नहीं बताना है कि कौन सा नहीं सही है। इनका उपयोग पेंट और डिओड्रेंट में किया जाता है, ये भी सही है, जो कि इसके लिए नहीं सही है। ऊपरी वायुमंडल में यूवी विकिरण द्वारा CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन टूट जाते हैं, जिससे क्लोरीन परमाणु निकलते हैं, जो ओजोन क्षय में योगदान देते हैं। ओजोन यानी कि O3 गैस की परत, जो कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, उसको ख़त्म करने में योगदान कौन सी गैस करती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी कि जो O3 गैस की परत हमारी रक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से, उसको कौन ख़त्म करता है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये एक खतरनाक गैस है, किसके लिए? ओजोन के लिए। और ओजोन के लिए खतरनाक है तो फिर ये हमारे लिए भी खतरनाक हो जाती है। द प्रोविज़न फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन द ईयर, यानी हमारे संविधान में पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान किस वर्ष में था? 1976 में। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42, NBA हैज़ बीन सेट अप अंडर द, NBA के तहत स्थापित किया गया है क्या? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, या फिर वन संरक्षण अधिनियम, या फिर जैव विविधता अधिनियम, या फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। यहाँ पर इसका आंसर 3 यानी कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट, जैव विविधता अधिनियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन बर्ड स्पीसीज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा लुप्त प्राय प्रजातियों की संरक्षण परियोजना का हिस्सा नहीं है? तो इसमें से कैमल यानी ऊंट एक ऐसा जीव है जिसके संरक्षण की कोई भी परियोजना नहीं है। बाकी हाथी के संरक्षण और सिंह यानी शेर के संरक्षण, मगरमच्छ के संरक्षण के लिए योजना है। तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके ये एक्सप्लेनेशन हिंदी में या फिर इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ डिसीज इज टर्म्ड एज, रोग की उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एटियोलॉजी, या फिर सीरोलॉजी, या फिर महामारी विज्ञान, या फिर पैथोलॉजी। इसको एटियोलॉजी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेनेटिक डिसीज, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग है? तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन है मंगोलिज्म। तो यहाँ पर सबसे पहले जेनेटिक डिसीज का मतलब समझते हैं। जेनेटिक डिसीज का मतलब है ऐसी बीमारियाँ जो हमारे जीन में बदलाव या गड़बड़ी के कारण होती हैं। तो ऐसी कौन सी बीमारी है जो जीन में बदलाव के होने से उत्पन्न होती है? मंगोलिज्म। मंगोलिज्म, नाउ रेफर्ड टू एज डाउन सिंड्रोम, इज अ जेनेटिक कंडीशन caused बाई द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21, यानी कि मंगोलिज्म, जिसे अब डाउन सिंड्रोम कहा जाता है, एक आनुवंशिक स्थिति है जो एक अतिरिक्त गुणसूत्र यानी कि 21 की उत्पत्ति के कारण होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जियोलॉजिकल डिजास्टर, इनमें से कौन सी भूवैज्ञानिक आपदा है? बाढ़, भूस्खलन, ऊष्मा तरंग, दावाग्नि। फ्लूड, हीट वेव, लैंडस्लाइड्स, फॉरेस्ट फायर्स। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका लैंडस्लाइड्स है। और सब किस कैटेगरी में आती हैं? फ्लूड, हीट वेव और फॉरेस्ट। फ्लूड यानी बाढ़, हीट वेव यानी ऊष्मा तरंग, और फॉरेस्ट फायर यानी कि दावाग्नि भूवैज्ञानिक नहीं बल्कि जलवायु और पर्यावरणीय आपदाएं हैं। और लैंडस्लाइड्स यानी कि भूस्खलन एकमात्र ऐसी घटना है जो सीधे पृथ्वी की भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से जुड़ी है। चंडी प्रसाद भट्ट वाज एसोसिएटेड विद, चंडी प्रसाद भट्ट किसके साथ जुड़े हुए थे? चिपको आंदोलन से। ये चिपको आंदोलन जो था वो पेड़ों को कटने से बचाने के लिए था। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज कंसाइडर्ड नेचर एज मदर एंड कैन नॉट बी टेम्ड, कौन सी विचारधारा मानती है कि प्रकृति माँ है और उसे वश में नहीं किया जा सकता? इंडियन व्यूज, वेस्टर्न व्यूज, सिनेटिक व्यूज, बोथ वेस्टर्न एंड सिनेटिक व्यूज। यहाँ पर इसका सही आंसर है भारतीय विचार। तो इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49, एनवायरमेंटल डिसीजन दैट अफेक्ट्स सर्टेन एथनिक ग्रुप्स रिप्रेजेंट्स, पर्यावरणीय निर्णय जो कुछ जातीय समूहों को प्रभावित करता है, निरूपित करता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, जो कि सामाजिक यानी कि सोशल असमानता को प्रभावित करता है। अब यहाँ पर सोशल असमानता क्यों, जबकि यहाँ पर लिखा है पर्यावरणीय निर्णय, तो यहाँ पर फिर सामाजिक असमानता क्यों? तो इसके बारे में मैंने नीचे भी बताया है कि सामाजिक और भौगोलिक असमानता क्या होती है। तो यहाँ पर आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। भौगोलिक असमानता, भौगोलिक असमानता में क्या होता है? जब पर्यावरणीय निर्णय कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को असमान रूप से प्रभावित करते हैं, जैसे कि किसी क्षेत्र में प्रदूषणकारी उद्योग लगाना, तो यह जियोग्राफिकल इनइक्विटी कहलाता है, यानी कि भौगोलिक असमानता कहलाता है।
ऐसे क्षेत्र अक्सर आर्थिक या सामाजिक रूप से वंचित समुदायों के होते हैं। अब सामाजिक असमानता का क्या अर्थ है? हालांकि यदि इन भौगोलिक निर्णयों का संबंध विशेष रूप से जाति या सांस्कृतिक समूहों से हो और वे उन पर नकारात्मक प्रभाव डालें, तो इसे सोशल इनइक्विटी के रूप में देखा जा सकता है। तो समझ गए ना, यहाँ पर जाति या सांस्कृतिक समूह पर अगर कोई दिक्कत हो रही, तब यहाँ पर क्या आता है? सोशल इनइक्विटी, यानी कि सामाजिक असमानता। अब हमारा यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 50। इनविस सेंटर्स आर एस्टेब्लिश्ड बाई। इनविस केंद्र किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं? ऑप्शन नंबर 1 है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा मंत्रालय, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, और थर्ड ऑप्शन है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, और फोर्थ ऑप्शन है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन, जो कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा इनविस केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनविस का मतलब क्या होता है? मैंने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। द इनविस यानी कि इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम सेंटर्स आर established by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change to provide information on various environmental issues। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप इसको ले सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।